नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी लोक में। तो यहाँ पर हम जो आज इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं वो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की महा मैराथन क्लास। जी हाँ, जिसे शॉर्ट में WIWT बोलते हैं और इसी की ये महा मैराथन क्लास होने वाली है। और पूरी ये दो पार्टों में डिवाइड की है हमने, यानी कि इसको आज पार्ट 1 है और कल आपको पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस आपको क्या करना है, आप वीडियो आपको चल रही है दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बस यही काम करना है, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो का लिंक जल्दी से शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको आगे यहाँ पर बढ़ा पाएँ। जैसे कि करीब 10-12 स्टूडेंट तो इस क्लास को देख ही लें, तो इसलिए आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए। और जहाँ यहाँ पर हमने जितने भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम कराने वाले हैं। और आपको अच्छे से अच्छे हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में 49 मार्क्स लेकर आएँ 50 में से। तो आप चाहते हैं, अगर आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें हमारे साथ। आज इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 19% जो हमने यहाँ पर बताएँगे वो आपको 19% यहाँ पर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 90%। जी हाँ, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन आया था, इंटरनेट क्या है। तो भाई इंटरनेट क्या है, बेसिकली आपको सभी को पता है कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। यानी कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। यानी कि जो आपका इंटरनेट होता है उसमें कई तरह के दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपके स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल लेवल यानी कि दूसरी सिटीज़ वगैरह सभी की जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है। और ये जो सभी नेटवर्क होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी तो आप दुनिया भर की चीज़ें आप अपने इंटरनेट पर, चाहे आप भारत में हो, कहीं भी हो, कहाँ पर भी हो, चाहे आप किसी भी देश के कोने में हो, किसी भी जगह की आप सूचना आसानी से पा सकते हैं इंटरनेट की मदद से। यह दुनिया भर से सूचना और डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। आप दुनिया में चाहें तो कहीं पर भी मौजूद हों, आप इंटरनेट पर उपलब्ध कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है आपका इंटरनेट। और आगे जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो यहाँ पर इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो दुनिया में अरबों उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि जिसे बोलते हैं TCP और IP का उपयोग करता है। और इंटरनेट पर एक वैश्विक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई केंद्रीय नियंत्रण या शासी निकाय नहीं है। यह भौतिक सीमाओं से विवश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहने का मतलब यही है कि इंटरनेट को आप कहीं भी दुनिया में हों तो आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी जानकारी को आप एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट की मदद से। अब यहाँ पर इंटरनेट 1970 के आसपास से है। यानी कि इंटरनेट का जो विकास हुआ है वो 1970 के बाद हुआ है। और इसे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, यानी कि DARPA द्वारा बनाया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पॉइंट नोट करें। और इसे शोधकर्ताओं के लिए लंबी दूरी यात्रा किए बिना एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में डिज़ाइन किया गया था। उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरनेट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेट का जो पुराना नाम था वो क्या था। पूरी बात की जाएगी यहाँ पर। तो एक था आपका आरपा नेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अंततः उस रूप में विकसित हुआ जिसे हम आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले जो इंटरनेट का नाम था वो आरपा नेट था, बाद में बदलकर इसका नाम जो है वो इंटरनेट कर दिया। इसकी सफलता के बावजूद आरपा नेट की सदस्यता रक्षा विभाग के अनुबंधों वाले कुछ शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन तक ही सीमित थी। यानी कि जो आपका इंटरनेट शब्द है वो आर्पानेट्स के जितने भी मेंबर्स वगैरह थे, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह थे, उनके अनुसंधान वगैरह थे, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके लिए ही ये सीमित था। लेकिन दुनिया भर में जो नाम है इसका वो इंटरनेट रखा गया और इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। अब भाई इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इंटरनेट का फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि जो कि असल में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है सभी वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड का। इसलिए इसे बहुत सी जगहों पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू से संबोधित किया जाता है या सिंपली द वेब भी कहा जाता है। इस नेटवर्क में बहुत से प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत से सर्वर्स भी शामिल होते हैं, जहां पूरे दुनिया भर के हो सकते हैं। यानी कि आप अपने इंटरनेट की मदद से किसी भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स या कॉलेजेस या रिसर्च सेंटर्स या हॉस्पिटल्स के बारे में इंटरनेट की मदद से आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक ईआई नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का होता है। ये बना हुआ होता है बहुत से इंटरनेट कनेक्टेड गेटवेज और रूटर्स के आपस में कनेक्टेड होने से। पूरी दुनिया भर में जितने भी गेटवेज और रूटर्स लगे हुए हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट जो है वो इसी तरह से यहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंटरनेट की खोज किसने की थी। तो भाई देखो, इंटरनेट का जो आविष्कार कर पाना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इसे बनाने में बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ज़रूरत लगी थी और सन 1957 में एक कोल्ड वार के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि आर्पानेट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना था जिससे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें। सन 1959 में एजेंसी ने आर्पानेट की स्थापना की और जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर के साथ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड किया जा सके। सन 1980 तक आते आते इसका नाम 19 इंटरनेट हो गया और बिंटन कैर्फ और रॉबर्ट कॉन ने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया था। यानी कि जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल हैं, इसका आविष्कार किया था बिंटन सैर्फ और रॉबर्ट कॉन ने। सन 1970 के दशक और 1972 में वहीं रे टैमलिनसन ने सबसे पहले ईमेल जो जिसका हम ईमेल भेजते हैं उसका नेटवर्क यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो भी ईमेल का संस्थापक थे उसके बारे में बताएं तो एक भारतीय थे जिनका नाम हम आपको बाद में बता देंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिलेटेड हैं एग्जाम से, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूरी है। तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1 यानी कि 1 जनवरी 1983 से हुई है, जब आर्पानेट ने टीसीपी और आईपी को अडॉप्ट किया था। यानी कि 1 जनवरी 1983 में उसके बाद रिसर्चर्स ने शुरू किया उन्हें असेंबल करने का काम। उस समय से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता था। बाद में इसके मॉडर्न समय में इसे इंटरनेट के नाम से बुलाया गया था। अब भारत में इंटरनेट सुविधा कब चालू हुई थी, यानी कि भारत में इंटरनेट कब चालू हुआ था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया था, वो भी सन 14 अगस्त 1955 में। जब इसे लॉन्च किया गया था तब स्टेट ऑन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के द्वारा इसे भारत में लॉन्च कराया गया था सन 14 अगस्त 1995 में। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि इंटरनेट की परिभाषा, देखो इंटरनेट की परिभाषा हो सकती हैं लेकिन अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। जैसे कि इंटरनेट असल में एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइन्स होते हैं जो कि इंटरनेट का बैकबोन कहलाते हैं। ये जो लाइन्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और मेजर इंटरनेट हब्स के साथ जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि डेटा को यहाँ पर वितरण करते हैं दूसरे लोकेशंस को, जैसे कि वेब सर्वर्स और आईसीपी वगैरह हो गए, उनके साथ ये डेटा को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं यदि आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना है तब आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईसीपी का एक्सेस होना चाहिए, जो कि एक मिडल मैन के तरह एक्ट करता है आपके एक और इंटरनेट के बीच में। ज़्यादातर आईसीपी यानी कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं और वाई एक केबल डीएसएल या फाइबर कनेक्शन के साथ।
जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो एक पब्लिक वाईफाई सिग्नल के माध्यम से यहाँ पर भी वाईफाई रूटर्स एवं आईसीपी के साथ आपको कनेक्टेड होना पड़ता है। यानी कि जब भी हम कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पब्लिक वाईफाई सिग्नल के जरिए हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू इसे बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रिपल डब्ल्यू की। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ता है। यानी कि जितने भी नेटवर्क उपकरण होते हैं उन्हें आपस में ये जोड़ता है। यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों कंप्यूटर को या उपकरण को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी कि टीसीपी और आईपी का यहाँ पर ये यूज़ करता है। अब यहाँ पर इसका जो आविष्कार किया था वो वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में किया गया था। मूल रूप से इंटरनेट पर जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में कार्य करता था आपका ट्रिपल डब्ल्यू। और बर्नर्स-ली ने 1990 में पहला वेब ब्राउज़र लिखा और यह यूज़नेट समाचार समूह का एक विकल्प बन गया था जो उस समय में ऑनलाइन संचार का प्रमुख रूप था। वर्ल्ड वाइड वेब का तेज़ी से विकास हुआ और 1994 तक इंटरनेट पर आधा मिलियन से अधिक वेबसाइट बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा फीचर्स है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म की बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के नाम से जानते हैं और यह एक संचार का डिजिटल रूप है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी मैसेज या कोई भी चित्र या कोई डिजिटल फाइल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल शब्द का जो आविष्कार किया था वो 1970 के दशक में एक रॉ टॉमलिंसन वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका यहाँ पर गठन किया था जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया और ईमेल का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने थे रे टॉमलिंसन। तो उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट है फीचर्स है जो कि है न्यूज़, यानी कि इंटरनेट के जरिए आप कोई भी न्यूज़ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है न्यूज़ जिसमें आप बहुत सी न्यूज़ ग्रुप्स वगैरह शामिल होते हैं और प्रत्येक न्यूज़ ग्रुप होस्ट करता है डिस्कशन और एक स्पेसिफिक टॉपिक में। सभी टॉपिक्स पर अलग अलग न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा फीचर्स है टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो लोगों को एक नेटवर्क पर दूरस्थ रूप से लॉग इन करने और कंप्यूटर को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला फीचर्स है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एफटीपी बोलते हैं जिसे। और ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पर फीचर्स है इसका इंटरनेट रिले चैट, यानी कि आईआरसी। इंटरनेट रिले चैट एक प्रोटोकॉल है जो कि लोगों को एक सर्वर के माध्यम से एक दूसरे के साथ चैट करने की अनुमति देता है। इसे पहली बार 1988 में जर्को ओकारिनन द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया था और तब से ये लगातार अपडेट किया जाता रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इंटरनेट में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और छोटे नेटवर्क के माध्यम से। वहीं अगर नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं गेटवेज और इंटरनेट बैकबोन के साथ, यानी कि कुछ जो इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं आपस में, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जितने भी नेटवर्क होते हैं वो गेटवेज और रूटर्स के द्वारा यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। वहीं सभी कंप्यूटर इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं जिसमें आपको टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भी यहाँ पर बेसिक प्रोटोकॉल हैं, जो कि यहाँ पर टीसीपी आईपी जितने भी यहाँ पर सेटअप रूल्स होते हैं उनका यहाँ पर गठन किया जाता है। टीसीपी आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं इंटरनेट में हो रहे सभी ट्रांसमिशन को, चाहे वो फिर भी डेटा फाइल डॉक्यूमेंट कुछ भी हो क्यों ना हो, लेकिन इसे करने के लिए उन्हें बस डेटा फाइल डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है जिन्हें कि पैकेट्स या डेटाग्राम कहा जाता है। यानी कि जो भी हम इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा जो होता है वो छोटे छोटे पैकेटों में टूटता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और जिसे बोलते हैं हम पैकेट के माध्यम से यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसी को ये टीसीपी और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं।
इसमें प्रत्येक पैकेट में एक्चुअल डेटा का एड्रेस पार्ट स्थित होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर पैकेट हम बनाते हैं उसमें जो एड्रेस पार्ट होता है डेटा का वो यहाँ पर स्थायी रहता है। और यहाँ पर एड्रेस की डेस्टिनेशन यानी कि पता और सोर्स होता है जिसमें, और यहाँ पर हम कम से कम 1500 कैरेक्टर्स को यहाँ पर एक साथ भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंटरनेट का इतिहास है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसमें सर्वर सर्विस को होस्ट करता है, यानी कि जितने भी सर्विसेज वगैरह होती हैं इंटरनेट पर उन सभी सर्विस को यहाँ पर ये होस्ट करता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और इन सब सर्विस को क्लाइंट को यह प्रदान करता है। जितने भी सर्विस होती हैं वो यहाँ पर क्लाइंट को प्रदान करता है। यह आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पर होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का एक मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर के द्वारा होस्ट की गई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्लाइंट को सर्विस प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जिसमें एक क्लाइंट होता है, सर्वर के द्वारा होस्ट की गई जितनी भी सर्विस होती हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है, और जो आपका सर्वर होता है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन या सर्विस वगैरह होती है वो यहाँ पर प्रदान करता है। इस आर्किटेक्चर को नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट अक्सर वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर में स्थित होता है जबकि सर्वर नेटवर्क पर स्थित होता है। यानी कि जो भी इसमें सर्वर होते हैं वो वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यहाँ पर स्थित होते हैं, और इसमें बहुत सारे क्लाइंट एक सर्वर से डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर डेटा होगा उसमें जो भी डेटा होगा यहाँ पर वो यहाँ पर जितने भी क्लाइंट होंगे वो एक साथ यहाँ पर कितना भी डेटा हो वो यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं, और साथ ही अन्य कार्य भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जहाँ पर कंप्यूटर की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि काम को आसानी से हैंडल किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि हम प्रिंटर को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें किसी भी वर्क स्टेशन से फाइल को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्लाइंट आर्किटेक्चर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका ईमेल हो गया और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। इन दोनों के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है आपको कि आखिर में क्या होते हैं। ये इसका डायग्राम होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक इंटरनेट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये आपका सर्वर लगा हुआ होता है। जब भी यहाँ पर सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट की जाती है तो जो आपका क्लाइंट होता है वो सर्विस जो आपका क्लाइंट होता है वो एक रूप से सर्विस प्रदान करता है, और जो भी सर्विस यहाँ पर प्रदान की जाती है वो क्लाइंट को यहाँ पर भेज दी जाती है। ये इसका डायग्राम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी तरह से आपको एग्जाम में अच्छी तरह से बनाकर आना है। क्लाइंट आर्किटेक्चर सर्वर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपने चित्र में देखे हैं। ये इसके सभी घटक हैं, इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। आखिर में इनकी क्या आखिर में यहाँ पर भूमिका होती है। जैसे कि इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर निम्नलिखित हैं। पहला होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को क्लाइंट कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ फाइल और डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। यानी कि जो आपका वर्क स्टेशन होता है इसमें जो भी यहाँ पर फाइल होती है वो यहाँ पर मैनेज की जाती है। वर्क स्टेशन में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें अधिकतर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वर्क स्टेशन का इस्तेमाल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सर्वर है आपका। सर्वर को फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए यहाँ पर फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और यह एक कंप्यूटर होता है जो सर्विस और डेटा को स्टोर करके रखता है। यानी कि जो भी जानकारी हम इंटरनेट पर पाते हैं वो एक सर्वर में इकट्ठी होती है। जब भी हम कोई भी जानकारी इंटरनेट की मदद से मंगाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो जो सर्वर होता है वो जानकारी हमें प्रदान कर देता है। ठीक इसी का यही उदाहरण है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल।
उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो वर्क स्टेशन पर सर्वर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। इस डिवाइस का उपयोग पूरे नेटवर्क में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। और नेटवर्किंग डिवाइस बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपका हब हो गया, स्विच वगैरह हो गए, और रूटर वगैरह हो गए, और मॉडेम वगैरह हो गए। ये सारी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जो यहाँ पर आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए जो आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैं वो सिलेबस में 4 प्रकार के दिए गए हैं, और जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला होता है आपका 1 टायर आर्किटेक्चर, सेकंड होता है 2 टायर आर्किटेक्चर, और थर्ड होता है 3 टायर आर्किटेक्चर और N टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं आखिर में ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर सबसे सरल आर्किटेक्चर होता है, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, और इसमें क्लाइंट सर्वर और डेटा एक ही कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही कंप्यूटर पर यहाँ पर मौजूद होती हैं, और इसमें जो आपका क्लाइंट होता है सीधे ही डेटा को एक्सेस कर पाता है। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर में 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी बिजनेस लेयर, और तीसरी होती है आपकी डेटा एक्सेस लेयर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इसका डायग्राम होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर होता है इसमें आपका क्लाइंट सर्वर और जो डेटा होता है वो एक ही कंप्यूटर पे मौजूद होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड टायर आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस को सर्वर में स्टोर किया जाता है, यानी जितना भी डेटा होता है वो सर्वर में स्टोर किया जाता है, और इसमें यूजर इंटरफेस को क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। यानी कि जिसमें जो भी यहाँ पर यूजर इंटरफेस होता है वो क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, और यह आर्किटेक्चर फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर की तुलना में तेज गति से काम करता है। यानी कि जो आपका फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर है उससे ये काफ़ी ज़्यादा फास्टली काम करता है, और सेकेंड टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट तथा सर्वर के मध्य डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका क्लाइंट और सर्वर है वो आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तथा क्लाइंट तथा सर्वर के मध्य कोई तीसरा मध्यवर्ती नहीं होता। यानी कि यहाँ पर दो ही आपके क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर आपका जो तीसरा यहाँ पर जो मध्यवर्ती है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। इस आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन। जब भी आप ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने टिकट रिजर्वेशन या तो ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन, तो यहाँ पर ऑनलाइन के तरीके बात कर लेते हैं। जब भी हम इंटरनेट से ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं तो आप सीधे एक क्लाइंट बन जाते हैं, और जो आपका सर्वर है वो आपकी टिकट यहाँ पर ऑनलाइन कर देता है। तो यहाँ पर तीसरा कोई व्यक्ति तो नहीं है, आप दोनों आपस में हैं, यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट। तो इसी सीधा एग्जाम्पल यही हो जाता है इसका। उसके बाद ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट टायर और डेटाबेस टायर है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड टायर आर्किटेक्चर है जो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थर्ड टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच एक मिडल वेयर यानी कि एक तीसरा मध्यवर्ती होता है यहाँ पर। और इस आर्किटेक्चर में यदि क्लाइंट सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वह रिक्वेस्ट पहले मिडल वेयर यानी कि जो उसमें तीसरा व्यक्ति होता है उसके द्वारा प्राप्त यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजा जाता है। यानी कह सकते हैं कि क्लाइंट को सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिडल वेयर से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें भी आपकी 3 लेयर होती हैं, जिसमें कि प्रेजेंटेशन लेयर हो जाती है, एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, और डेटाबेस लेयर हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एन टायर आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर एन टायर आर्किटेक्चर को मल्टी टायर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितने भी सर्वर यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, कितने भी क्लाइंट यहाँ पर कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये तीनों आर्किटेक्चर का छोटा रूप होता है जिसमें प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट जैसे कार्य शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर सर्वर हैं वो आपस में यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में प्रत्येक क्लाइंट को प्रोसेसर में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका एक फर्स्ट फीचर होता है।
दूसरा फीचर है कि इसमें सर्वर के पास बेहतर कंट्रोल और रिसोर्सेज होते हैं। तीसरा है इसमें एक सेंट्रल नेटवर्क की मदद से जितनी भी प्रोसेस और गतिविधियां होती हैं उन्हें यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। और इस आर्किटेक्चर में यूजर सेंट्रल स्टोरेज में मौजूद फाइलों को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि यह फाइलों को अरेंज करने के लिए एक बेहतर यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और छठा पॉइंट है कि इस आर्किटेक्चर में फाइलों को शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। साथ में इसमें सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर जो हमने बताए थे फीचर्स कह लो या आप लाभ कह लो, यहाँ पर ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, नुकसान हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है यदि प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है तो पूरा आर्किटेक्चर इफेक्टेड हो जाता है। यानी कि आपका प्राइमरी जो सर्वर है आपका अगर ख़राब हो जाता है तो पूरा आर्किटेक्चर मॉडल होता है वो ख़राब हो जाता है एक तरीके से, मान लीजिए। इस आर्किटेक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे टूल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं और इस आर्किटेक्चर को ऑपरेट करने में ज़्यादा खर्चा आता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें नेटवर्किंग के लिए विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है। और पांचवा कि इसमें जो ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपसे अंतर पूछ सकता है, तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तरफ है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक तरफ है आपका P2P नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसके पास सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट होता है और जो आपका P2P नेटवर्क होता है इसके पास अपना खुद का डेटा और एप्लीकेशन होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो आपका मुख्य कार्य होता है उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, लेकिन P2P नेटवर्क में इसका मुख्य कार्य कनेक्शन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसका उपयोग छोटे छोटे और बड़े बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है और इसका उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। इसमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसमें कम स्टेबल होते हैं। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की मॉडल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका वेब पेजेस, जिसमें से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में क्या अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत से समझते हैं कि वेब पेजेस आखिर में होते क्या है। तो ये जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज का और ये चल रही है आपकी महा मैराथन क्लास। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका तीसरा कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो भाई देखो, वेब पेजेस आपको पता है बेसिकली HTML लैंग्वेज में जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं को वेब पेजेस कहा जाता है। यानी कि एक वेब पेज या वेब पेज आमतौर पर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के जरिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस होता है। एक वेब पेज को URL एड्रेस को एंटर करके एक्सेस किया जाता है और इसमें अन्य वेब पेजों और फाइलों में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और हाइपर लिंक्स हो सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं वो भी एक वेब पेजेस हो सकता है। अब वेब पेजेस का मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। वेब पेज HTML में एक लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है और इसे किसी भी वेब ब्राउज़र पर देखा जा सकता है। जैसे कि आप सरकारी-रिजल्ट.com कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, जब भी आप उस वेबसाइट का जो पेज देखते हैं उसी को हम वेब पेजेस बोलते हैं। ये इसका यहाँ पर मतलब होता है। और यह जो वेब सर्वर होता है उसके भीतर ये शामिल होता है, जिसे उस वेब पेज के लिए URL एंटर करके पहुंचा जा सकता है और एक बार लोड होने के बाद यह यूजर्स के वेब ब्राउज़र पर दिखाई देता है। आपका वेब पेज, प्रत्येक वेब पेज एक यूनिक URL से कनेक्टेड होता है और इसलिए दो अलग अलग पेजेस में एक ही URL नहीं हो सकता। एक वेब पेज में टेक्स्ट, अन्य पेजों के लिंक, ग्राफिक्स, वीडियो आदि वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं और इसके अलावा इसका मुख्य रूप से टेक्स्ट, इमेज आदि में यूजर्स को जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है आपका वेब पेजेस।
तो यहाँ पर आपको वेब पेजेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। एक साधारण वेब पेज बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि वेबसाइट की तुलना में वेब पेज बनाने में बहुत कम समय लगता है। तीसरा पॉइंट है कि एक वेब पेज और एक वेबसाइट किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि के साथ कॉम्पैटिबल होनी चाहिए। सर्च इंजन एक लिंक के माध्यम से एक वेब पेज प्रदान करता है और जब कोई यूजर्स उस लिंक पर क्लिक करता है तो वह वेबसाइट के वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। यानी कि हम जब भी कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र वगैरह से कोई भी वेबसाइट ब्राउज़र की हमने लिंक आपको प्रोवाइड कर, जब भी आप उस लिंक को खोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी लिंक है वो एक वेब ब्राउज़र में खुलेगी और वेब ब्राउज़र में खुलने के बाद जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वो ही आपका वेब पेज होगा। एक वेब पेज में आप वीडियो और ऑडियो सहित किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ पर हम डाल सकते हैं और यह डायनेमिक और आकर्षक व्यवहार के लिए केवल HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट या जावा स्क्रिप्ट से बना हो सकता है आपका वेब पेज। ये हैं इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स हैं उसमें पहला होता है वेबसाइट का नाम। देखो भाई, प्रत्येक वेब पेज में उस वेबसाइट या कंपनी का ब्लॉग का नाम शामिल होना चाहिए जिससे वह जुड़ा हुआ होता है। वेबसाइट का नाम और लोगो ज़्यादातर पेज के ऊपरी बाएं कोने में स्थित होता है, जो आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट में। लोगो में साइट का नारा या साइट का संक्षिप्त परिचय हो सकता है। किसी भी तरह का आपका लोगो हो सकता है ताकि आंखों तक तुरंत पहुंच सकें और यह साइट किसके बारे में, ये वेब पेज के महत्वपूर्ण घटकों में देख सकते हैं। दूसरा होता है सर्च बार। देखो भाई, सर्च बार भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वेबसाइट या ब्लॉग के प्रत्येक पेज पर मौजूद होना चाहिए। खोज ब्लॉग यानी कि जो आपका सर्च बार है वो विजिटर को उससे रिलेटेड वेबसाइट पर संबंधित जानकारी खोजने की अनुमति प्रदान करता है आपका सर्च बार। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो है आपका वो है पृष्ठ का हेडिंग, यानी कि जो आपका पृष्ठ का हेडिंग है वो पेज के बारे में मुख्य जानकारी बताता है। उसके बाद पेज के कंटेंट पर आते हैं। पेज के कंटेंट का अर्थ है पेज पर जितनी भी जानकारी होती है उसी को यहाँ पर पेज का कंटेंट कहा जाता है, जिसमें आपका पैराग्राफ, सब हेडिंग और इमेजेस वगैरह होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वेब पेज कैसे ओपन करें। इसके बारे में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपसे वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यही होता है कि स्टैटिक तथा डायनेमिक वेब पेजेस से क्या समझते हैं या इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो आपकी जो वेब पेजेस हैं आपके सिलेबस वगैरह में दो ही प्रकार के हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब भाई स्टैटिक वेब पेजेस क्या होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक वेब पेज को फ्लैट या स्टेशनरी वेब पेज के रूप में भी जानते हैं और वे ठीक ठाक वैसे ही होते हैं जैसे कि क्लाइंट के ब्राउज़र पर लोड किए जाते हैं, जैसे बेस सर्वर पर स्टोर होते हैं। यानी कि जो आपके स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो सर्वर पर स्टोर होते हैं और ऐसे वेब पेजों में केवल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। यूजर्स केवल इस जानकारी को पढ़ सकते हैं लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं इसमें और ना ही इन्फॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। केवल HTML का उपयोग करके स्टैटिक वेब पेजेस बनाए जा सकते हैं और स्टैटिक वेब पेजेस का उपयोग केवल तब तक किया जाता है जब इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यही है, जो आपका स्टैटिक वेब पेजेस होता है उसमें हम जो भी हम जानकारी पढ़ते हैं और जो भी जानकारी हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए जो वेब पेजेस वगैरह बनाने वाला यूजर्स है जो भी यहाँ पर इसको प्रदान करता है, अगर मान लीजिए वो वेब पेज बनाता है और उस जानकारी को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं कि वो वेब पेजेस इसमें गलतियाँ आप ढूंढ लेते हैं, तो वो चाहे आप उससे कांटेक्ट करके आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें गलतियां हैं और इसे आप इसका एडिटेशन या मॉडिफिकेशन कर दो। तो लेकिन वो यहाँ पर स्टैटिक वेब पेज अगर होगा तो वो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन डायनेमिक पेज में ऐसा कर सकता है, यही इसका अर्थ होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड होता है डायनेमिक वेब पेज। अब देखो, डायनेमिक वेब पेज में ऐसे कंटेंट होते हैं जो हर बार एक्सेस किए जाने पर बदल सकते हैं। ये पेज आमतौर पर PHP या पर्ल या ASP या JSP यानी कि जावा स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और पेजेस की स्क्रिप्ट सर्वर पर फंक्शंस
चलाती हैं, जो डेट और टाइम और डेटाबेस इंफॉर्मेशन जैसी चीज़ें रिटर्न करती हैं। सभी इंफॉर्मेशन HTML के कोड के रूप में रिटर्न आ जाती हैं, और इसलिए जब वेब पेज आपके ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है तो सभी ब्राउज़र्स को HTML का ट्रांसलेट करना पड़ता है। यानी कि इन पेजेस में सर्वर साइड कोड होता है, जो सर्वर को पेज लोड होने पर हर बार यूनिक कंटेंट उत्पन्न करने की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सर्वर वेब पेज पर वर्तमान समय और दिनांक प्रदर्शित करता है, और यह वेब फॉर्म के आधार पर एक यूनिक प्रतिक्रिया का उत्पादन भी कर सकता है जिसे उपयोगकर्ता ने भरा है। और कई डायनेमिक वेब पेजेस वगैरह जो भी डेटाबेस की जानकारी होती है उसको एक्सेस करने के लिए सर्वर साइड कोड का उपयोग किया जाता है, जो डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं वो पेज के कंटेंट को उत्पन्न करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेबल होती हैं, और वो वेबसाइट जो डेटाबेस की जानकारी से वेब पेजेस वगैरह उत्पन्न करती हैं अक्सर डेटाबेस ऑपरेटेड वेबसाइट कहलाती हैं। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर वेब पेजेस। एक बार और बता देते हैं इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम एक बार और बता देते हैं स्टैटिक वेब पेज के बारे में और डायनेमिक वेब पेज के बारे में। तो जो आपका स्टैटिक वेब पेज होता है वो सामान्यतः देखा जाए तो एक सामान्य होता है, यानी कि एक बहुत ही सामान्य होता है, और केवल सूचना ही इसमें प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपका स्टैटिक वेब पेज होता है उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह प्रदान की जाती है, और यह हो सकता है कि आपको डेवलप करने में अत्यंत काफ़ी ज़्यादा कम खर्चीला भी हो सकता है। और जितने भी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो इस प्रकार की वेब पेजेस द्वारा वेबसाइट वगैरह वह यहाँ पर डेवलप करवा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डायनेमिक वेब पेजेस में। तो जो आपका डायनेमिक वेब पेज होता है वो स्टैटिक पेज से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है आप जितना भी यहाँ पर वेब पेजेस बनाएंगे उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं वो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो आपका डायनेमिक वेब पेज होता है काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, यानी कि इसमें कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा पड़ता है आपको। और यहाँ पर इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले स्टैटिक वेब पेज के फ़ायदों के बारे में, लाभ के बारे में। तो पहला लाभ इसका यही होता है, आपको नोट करते जाना है। जो आपका स्टैटिक वेब पेज होता है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, यानी कि इनको बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। और दूसरा फ़ायदा यही होता है कि डेवलपमेंट जो भी यहाँ पर कॉस्ट होती है, इनकी जो कीमत होती है, जो इसमें खर्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ये इसका लाभ हो जाता है। और होस्टिंग कॉस्ट भी कम होती है आपकी इसमें। ये तीन इसके प्रॉफिट हैं। और यहीं इसके नुकसान की बात की जाए तो यदि साइट को अपडेट करना हो तो वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट में की यहाँ पर सहायता लेनी पड़ती है, और साइट यूज़र के लिए इतनी लाभकारी नहीं होती है आपकी स्टैटिक वेब पेजेस वगैरह। और वेबसाइट कंटेंट काफ़ी पुराने हो सकते हैं आपके इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। अगर वहीं हम बात कर लें यहाँ पर डायनेमिक वेब पेजेस की लाभों की, तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला लाभ यही होता है कि आप इसमें फंक्शनैलिटी जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट करने में भी आसान होते हैं। और साइट पर नए कंटेंट्स ऐड करने में विजिटर बने रहते हैं आपके इस पर, और जितना भी सर्च इंजन होता है वो यहाँ पर आपको सर्च करते रहता है, यानी कि यहाँ पर सर्च इंजन की आपको सहायता मिलती रहती है। और स्टार या यूज़र को कोलैबोरेशन करने के लिए सिस्टम के रूप में आपको कार्य करने की यहाँ पर ये सुविधा प्रदान करता है आपका डायनेमिक पेज। उसके बाद यहाँ पर इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली नुकसान होती है इसकी जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसको जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। दूसरा पॉइंट है कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है, यानी कि जो इसकी कीमत होती है, जो खर्चा होता है इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो होस्टिंग कॉस्ट भी होती है वो स्टैटिक वेब पेज से कहीं ज़्यादा होती है आपकी इसमें। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको HTML के बारे में। तो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस वगैरह या बुक्स वगैरह में है वो फर्स्ट चैप्टर के बारे में यहाँ पर हमने बता दिया है आपको। तो यहाँ से आपको ज़्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन ही रिलेटेड आते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए हैं, और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HTML के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HTML के बारे में।
तो भाई देखो, HTML का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक प्रकार की यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेजेस को बनाने और दिखाने के लिए विभिन्न टेक्स्ट का यहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है। HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हो गया उसमें यहाँ पर इसको लिखा जाता है, और इसमें लिखे गए जितने भी कोड होते हैं उनका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर एक विशेष रूप से एक ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, जैसे कि PHP लैंग्वेज में एक ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या ओपरा या फायरबॉक्स या आपका मोजिला आदि वगैरह सॉफ्टवेयर ब्राउज़र्स हो जाते हैं जिनमें आप इसको यहाँ पर इसके कोड को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रयोग आने वाला वेब ब्राउज़र होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि आपको विंडोज़ में इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह प्री इंस्टॉल होता है आपके विंडो में, और ज़्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद HTML के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं तथा विभिन्न इमेज भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि वेब पेजेस में हम इंसर्ट यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हैं, और इस प्रकार एक ही वेब पेज पर विभिन्न मल्टीमीडिया अवयवों को प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि आप एक वेब पेजेस पे कितने भी यहाँ पर मल्टीमीडिया अवयवों को डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी का एड्रेस, यानी कि किसी कंपनी की वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है, तो आशा है यह है कि एक वर्ल्ड वाइड का हिस्सा है, वर्ल्ड वेब का हिस्सा है तथा HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अंत में यहाँ पर जो आपको .com दिखाई दे रहा है यह बताता है कि वेबसाइट का व्यावसायिक प्रयोग हेतु किस लिए यहाँ पर किया जाता है। यह संपूर्ण वेबसाइट एड्रेस जो है आपका वो URL कहलाता है एक वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ पर जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको दिखाई दे रहा है HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, और URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इनके बारे में जान गए होंगे अच्छी तरह से, यहाँ पर एक बार और बता देते हैं आपको HTML के बारे में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि HTML जो होती है वो एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज होती है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका उपयोग या प्रयोग कह सकते हैं वेब पेज को लिखने के लिए किया जाता है। HTML को जो बनाया गया था वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा सन 1990 के दशक में, यानी कि प्रारंभ में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW पर वेब पेजेस को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर इसे डेवलप किया गया था। यानी कि आपकी जो HTML है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो केवल उसी कंप्यूटर पर रन करती है जिस पर एक वेब ब्राउज़र होता है, यानी कि जिसके आप कोई भी वेब ब्राउज़र यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कंप्यूटर होता है यानी कि जो भी विंडोज़ वगैरह होती हैं उसमें एक प्री इंस्टॉल वेब ब्राउज़र होता है जो होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें आप वेब ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं इसका। और यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज होती है, और इसे किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रन किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर इसके संस्करण के बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्करण की यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली हम यहाँ पर बता देते हैं। तो जो आपका पहला संस्करण था HTML का, पहला जो संस्करण था HTML 2.0 था, और इसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के संरक्षण में सन 1994 में यहाँ पर इसे डेवलप किया गया था। क्या था? इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा इसे सन 1994 में आपका फर्स्ट वर्जन यहाँ पर आया था, रिलीज हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड वर्जन जो आया था HTML का, जो थर्ड वर्जन था, दूसरा वर्जन था, वो 1995 में डेव रागेट नाम के एक महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में HTML के फीचर्स और सुविधाओं का अपग्रेडेड संस्करण HTML वर्जन आपका 3 आया था, क्योंकि 2.0 आपका शुरुआती में रिलीज हो चुका था, और इसे काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स भी देखने के लिए मिले गए थे। लेकिन इसके बाद आपको एक और संस्करण देखने के लिए मिला था 3.2, जिसमें काफ़ी सारे वर्जन्स आपको देखने के फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इसमें दिक्कत क्या थी कि इसमें जो भी हम इमेज वगैरह हेडिंग्स वगैरह होते उनको यहाँ पर
इंसर्ट नहीं कर पाते थे। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक और वर्जन आया था जो कि था आपका 3.2। तो इसमें क्या था, हम किसी भी टेबल्स या इमेजेस वगैरह हो गई या हेडिंग्स वगैरह हो गई या कोई भी एलिमेंट्स हो गया या एट्रीब्यूट्स हो गया, उसमें यहाँ पर हम जोड़ सकते थे इसमें। और यह काफ़ी ज़्यादा सरल हो गया था इसमें, काफ़ी ज़्यादा जोड़ना। उसके बाद यहाँ पर एक और वर्जन आया था इसमें आपका HTML 4.0, जिसमें काफ़ी हद तक आपको नए नए फीचर्स देखने के लिए मिले गए थे, जैसे कि आपका फ्रेम्स और एम्बेडेड और एप्पल्ट आदि सारे उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए इसको यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक और वर्जन आया था आपका 4.01। इसमें क्या था कि एक्सटेंशन के सपोर्ट उपलब्ध थे और साथ ही अतिरिक्त फीचर्स थे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटेशन या फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जैसे CSI अप्लाई करना, और अतिरिक्त यहाँ पर टेबल और फॉर्म वगैरह और जावास्क्रिप्ट इनहेंसमेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेबल था। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होता है इसमें आपका एलिमेंट आखिर में क्या होता है कि HTML में एलिमेंट से आपको क्या समझते हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं एलिमेंट के बारे में। तो जो आपका एलिमेंट होता है वो वेब पेज पर सूचना को प्रदर्शित होने के तरीकों को दर्शाता है, यानी कि जो भी इसमें तरीका हम अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर ये दर्शाता है। जैसे कि आपका हेडिंग हो गया या पैराग्राफ हो गया या हाइपर लिंक हो गई या लिस्ट हो गई आदि एलिमेंट के कुछ उदाहरण हैं। और HTML में जो निम्न अवयव होते हैं, यानी कि जो भी इसमें एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको यहाँ पर बांटा गया था। जैसे कि यहाँ पर आपका ओपनिंग टैग हो गया। ओपनिंग टैग क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका ओपनिंग टैग होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका एट्रीब्यूट्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ सूचना तथा जानकारी क्लोजिंग टैग होता था। क्लोजिंग टैग जब लगाया था जब भी हम कोई भी कंटेंट यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका ओपनिंग टैग। अब ओपनिंग टैग में के बीच में हम यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग टैग यहाँ पर बंद कर देते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये यहाँ पर ओपनिंग टैग में ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक कंटेंट है और उसके बाद यहाँ पर इसे क्लोजिंग टैग से बंद कर दिया। अब टैग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एलिमेंट के बारे में आखिर में क्या होता है। यह एक वेब पेज पर सूचना को प्रदर्शित होने के तरीकों यहाँ पर दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर टैग के बारे में जान लेते हैं कि HTML में टैग का क्या है महत्वपूर्ण संशय होता है। तो वेब पेज पर विभिन्न प्रकार के अवयवों जैसे कि टेबल, लिस्ट, इमेज आदि को प्रदर्शित करने के लिए टैग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एलिमेंट का दर्शाने के रूप में किया जाता है और यहाँ पर टैग का प्रयोग किया जाता है। किसी टैग को ओपनिंग टैग से समाप्त किया जाता है, प्रारंभ से तथा से समाप्त किया जाता है। और यह टैग जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पेयर्ड तथा एक होता है आपका सिंगुलर टैग। पेयर टैग में ओपनिंग तथा क्लोजिंग टैग दोनों ही टैग्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जबकि जो आपका सिंगुलर टैग होता है उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी है क्लोजिंग टैग नहीं मौजूद होती है आपकी सिंगुलर टैग में। उसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके HTML में, तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। एट्रीब्यूट्स का जो प्रयोग है किसी टैग की विभिन्न प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको ओपनिंग टैग के अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करके पैराग्राफ को अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट, राइट या सेंटर सेट किया जाता है। और इसी प्रकार बॉडी टैग के बिजी कलर यानी कि जो भी उसके बैकग्राउंड का कलर होता है वो यहाँ पर प्रयोग करके ब्राउजर की बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बॉडी टैग के बिजी कलर यहाँ पर आपको ऐसे लिखने पड़ेगा। अलाइन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके आप बॉडी का बैकग्राउंड किसी भी रंग का यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये इसका कुछ यहाँ पर ये इसका जो उदाहरण है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि उपरोक्त को सेव करने के लिए फाइल के नाम के साथ .html और .html का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपकी HTML लैंग्वेज होती है उसका एक्सटेंशन होता है। जब भी हम फाइल्स को सेव करते हैं तो पॉइंट लगाकर आपको डॉट लगाकर या तो आपको HTML लिखना है सेव करने के लिए या फिर HTML, इन दोनों को आपको यूज़ करना है जब भी हम फाइल्स को सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अगला है कि HTML फाइल्स का
विस्तारक डॉट यानी कि जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट HTML और डॉट HTML होता है। और HTML का प्रारंभ का जो प्रारूप होता है वो HTML पेज को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो आपका HTML होता है, जो उसका प्रोग्राम होता है, वो बेसिकली यहाँ पर दो भागों का होता है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है जो आपका पेज होता है उसको। उसमें आपका एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। अब HTML में जो टैग प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी टैग यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपका HTML टैग, इस टैग को वेब पेज के प्रारंभ में लगाया जाता है तथा इसे बंद करने के लिए इस तरह से आपको लिखना पड़ता है कि द्वारा इसे बंद किया जाता है। और यह टैग ब्राउज़र को यह बताता है कि इन टैग्स के बीच में HTML कोड लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे लिखा जाता है और इसके बीच में यहाँ पर कंटेंट रहता है। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है यहाँ पर हेड टैग। इस टैग में टाइटल बार पर नजर आने वाला टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, अन्य डॉक्यूमेंट, हेडर तथा मेटा टैग आदि लिखे जाते हैं। इस पेज के बॉडी टैग के शुरू होने से पूर्व हेड टैग द्वारा बंद किया जाता है और टाइटल बार पर किसी टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए इस टैग में टाइटल टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका बॉडी टैग है। बॉडी टैग में वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट, इमेज आदि प्रकाशित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बॉडी टैग का, और इसे बॉडी टैग के द्वारा यहाँ पर बंद किया जाता है। और इस टैग के साथ कुछ निम्न एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है जो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका बैकग्राउंड। इसका विवरण क्या है कि इसके द्वारा बैकग्राउंड इमेज को सेट किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बॉडी टैग लगाएंगे और बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो आपका फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि जिस भी आपका पाथ है, जो भी जिसमें आपको बैकग्राउंड सेट किया है वो आपको यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बीजी कलर है। बीजी कलर के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। उसके बाद टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए और बैकग्राउंड का कलर करने के लिए। उसके बाद टॉप मार्जिन है, यानी कि टॉप तथा बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन है, यानी कि लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए। उसके बाद है आपका स्क्रॉलिंग सुविधा को डिसेबल तथा इनेबल करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये चौथा है आपका पैराग्राफ टैग। इस टैग का प्रयोग पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। जब इस टैग का प्रयोग किया जाता है तो पैराग्राफ के ऊपर व नीचे की तरफ एक लाइन जुड़ जाती है। इसके एट्रीब्यूट्स निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि अलाइन, पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई सेट करने के लिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ये कुछ इस प्रकार का उदाहरण होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे आपको एक अच्छी तरह से एक क्लियर रूप से हम बता देंगे अंत में। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि टैग होता है, एक प्री टैग होता है। इस टैग का प्रयोग कर यदि हम दो शब्दों के बीच में एक से अधिक स्पेस दें या एंटर का प्रयोग करें तो आउटपुट में एक से अधिक स्पेस तथा एंटर के स्थान पर एक ही स्पेस आ जाता है। किंतु यदि हम आउटपुट के पैराग्राफ को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि हमने उसे टाइप किया था, तो उसके लिए यहाँ पर प्री टैग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पर आपका BR टैग, जो कि एक लाइन ब्रेक टैग होता है, यानी कि लाइन को तोड़ने के लिए। इस टैग का प्रयोग लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात इस टैग के बाद दिया गया जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो ग्राफिकली अगली लाइन में आता है। कुछ इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो होता है आपका वेब पेज पर प्रदर्शित होने वाले टेक्स्ट को कभी अलग अलग फॉर्मेट में प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके विभिन्न टैग निम्न प्रकार होते हैं जो वेब पेज को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं BIU। इन टैग का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका B है वो बोल्ड करने के लिए और जो I है वो आपका इटैलिक और जो U है उसे अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बिग है, यानी कि बिग टैग है। और वेब ब्राउज़र में जो भी टेक्स्ट आपको दिखाई देता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 1 से 7 हो सकता है, यानी कि जो आपका फ़ॉन्ट साइज है वो 1 से 7 होता है। और जब हम फ़ॉन्ट के साइज़ को निर्धारित नहीं करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 3 होता है। यदि हम टेक्स्ट या उसके किसी भाग को उस टैग के बीच में लिखते हैं तो जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 1 से बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि
2 बार इस टैग का प्रयोग किया जाता है तो जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 2 से बढ़ जाता है, अर्थात साइज जो हो जाती है वो आपकी 5 हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल टैग है, जिस प्रकार बिग टैग में फॉन्ट साइज बढ़ाई जाती है उसी प्रकार से आप इस टेक्स्ट के माध्यम से फॉन्ट की साइज को घटा सकते हैं। ये इसका इसका इस्तेमाल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपका स्ट्राइक टैग। इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू प्रभाव देने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको एस टैग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सब टैग है आपका। सब टैग, इन दोनों टैग्स का प्रयोग टेक्स्ट या सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव देने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो ज़्यादातर आपके HTML प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका कोड है और ये इसकी नेम वैल्यू है और ये यहाँ पर इसके कैरेक्टर हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक टैग है। इस टैग के बीच में लिखा गया टेक्स्ट ब्लैंक करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ध्यान रहे कि इस टैग का प्रभाव इंटरनेट एक्सप्लोरर पर प्रदर्शित नहीं होता है, किंतु वहीं यह नेटस्केप नेविगेटर पर यह सही रूप से कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर HN टैग है, यानी कि हेडिंग टैग। इस टैग का प्रयोग हेडिंग देने के लिए किया जाता है और हेडिंग H1 से लेकर H6 तक हो सकती है और इस टैग के साथ निम्न एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका अलाइन हो गया जो कि हेडिंग का अलाइनमेंट करता है। उसके बाद लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई सेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसका उदाहरण है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर HR टैग है, यानी कि हॉरिजेंटल रूल बोलते हैं। इस टैग का प्रयोग ऊर्ध्वाधर लाइन बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका साइज हो गया, साइज यानी कि लाइन की मोटाई निर्धारित करने के लिए, और उसके बाद विड्थ हो गया लाइन की चौड़ाई निर्धारित करने के लिए, और उसके बाद नो शेड हो गया लाइन का शेड हटाने के लिए, अलाइन हो गया लाइन का अलाइनमेंट सेट करने के लिए, और कलर हो जाता है आपका लाइन का कलर सेट करने के लिए। उसके बाद ये इसका उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर अगला टैग है कमेंट टैग। इस टैग के बीच में लिखा गया जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर पर है आपका कमेंट टैग है एक और, जिसमें कुछ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इस टैग का प्रयोग भी कमेंट लिखने के लिए किया जाता है, लेकिन जो इसमें टैग होता है वो टैग के अंदर ही लिखना होता है, यानी कि जो आपका ऊपर वाला कमेंट टैग होता है उसके अंदर ही एक दूसरा टैग लिखना होता है, कमेंट टैग लिखना होता है, और ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन टैग है। इस टैग का प्रयोग नया सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार बनाए गए सेक्शन के एलिमेंट को अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि इस टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट टैग है और इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को निश्चित फॉन्ट साइज 1 से 7 तथा कलर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फेस यानी कि फॉन्ट का नाम निर्धारित करने के लिए, कलर हो गया फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, साइज हो गया जो कि आपका साइज है वो साइज को मेंटेन करने के लिए। ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर इमेज टैग है। इस टैग का प्रयोग ब्राउज़र में किसी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और निम्न प्रकार की इमेज फाइलों को लगभग सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका GIF हो गया यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और JPEG हो गया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो गया, XVM हो गया और XPM हो गया, PNG हो गया यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो गया, या BMP हो गया जिसे बोलते हैं बिटमैप। इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर SRC हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, अलाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, S शेप हो गया, B शेप्स हो गया, एल्ट हो गया, ये काफ़ी सारे इसके हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉर्क्यू टैग है और इस टैग का प्रयोग ब्राउज़र में टेक्स्ट अथवा इमेज को चलाते हुए प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी आप वेब ब्राउज़र पर देख सकते हैं, वेबसाइट में देखते हैं, जो भी आपको फॉन्ट चलते हुए दिखाई देते हैं वो इसकी मदद से यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और इसके साथ भी कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला है लिस्ट तथा हाइपर लिंक, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो HTML में 2 प्रकार की लिस्ट बनाई जा सकती है, बुलेट के साथ तथा नंबर के साथ। अब भाई देखो, बुलेट के साथ वाली जो लिस्ट होती है उसके लिए यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो नंबर वाली लिस्ट होती है वो यहाँ पर OL टैग का प्रयोग किया जाता है। इन टैग के बीच में अलग अलग पंक्तियों में दिखने वाला जो टेक्स्ट होता है वो LI टैग में लिखा जाता है। किसी टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए लिंक बनाना होता है इसके जरिए।
इसके लिए आपको एंकर टैग यानी कि ए टैग का प्रयोग किया जाता है और एंकर से आशय पेज के किसी पैराग्राफ या इमेज को नाम प्रदान करने से होता है। उसके बाद यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग होता है। इस टैग का प्रयोग बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके एट्रीब्यूट्स निम्न होते हैं और टाइप लिस्ट के उपयोग के पहले प्रदर्शित होने वाले बुलेट का टाइप डिस्क, सर्कल या स्क्वायर सेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आइटम टैग होता है और इस टैग का किसी लिस्ट के उपयोग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि इस टैग को बंद करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य नहीं होता है। काफ़ी सारे टैग हो गए हैं, तो सारे टैग आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ रही होगी। उसके बाद है कि इस टैग का जो आपका अगला टैग है ऑर्डर टैग। इस टैग का प्रयोग नंबर वाली लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि लिस्ट के तत्वों को पहले प्रदर्शित होने वाली संख्या का टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 1 किसी तरह से सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बस आपको ओवल टाइप आपको सर्च करना है और आपको जो टैग है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे टैग हो चुके हैं आपके। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो जो आपका अगला टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है आपका HTML में। ये क्वेश्चन जो आता है वो उसके बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन होता है आपका HTML में डॉक्यूमेंट के संदर्भ में टेक्स्ट टैग से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो स्टाइल टैग्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है HTML में टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए किन्हीं 3 टैग्स की एट्रीब्यूट्स सहित व्याख्या कीजिए। 2019 में ये क्वेश्चन आया है और 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर इसके टैग्स हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप बी टैग देख रहे हैं जो कि एक बोल्ड टेक्स्ट देने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए। और आई का यूज़ किया जाता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए। और ई एम जो है आपका एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट का साइज करने के लिए, यानी कि जो आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ किए जाते हैं उसमें कई तरह के आपके टैग आते हैं। जैसे कि पहला होता है, पहले तो बात जान कर लेते हैं। जो इसमें फॉर्मेटिंग की जाती है वो आपकी 2 तरीके से की जाती है। पहले तो आपको लॉजिकल स्टाइल टैग्स होते हैं आपके फर्स्ट नंबर पर। इसमें जो आपके टैग आते हैं वो पहला टैग होता है आपका EM। उसके बाद यहाँ पर एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर एक होता है आपका कोड। उसके बाद दूसरा होता है आपका DFN। उसके बाद होता है आपका साइट। ये आपके करीब यहाँ पर 5 टैग होते हैं आपके लॉजिकल स्टाइल टैग्स में। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी फिजिकल स्टाइल टैग्स। इसमें आपके बोल्डलेस, बोल्ड फेस एलिमेंट होता है आपका, इटैलिक्स होता है और बिग एलिमेंट होता है, स्मॉल होता है। कई सारे इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर दोनों में यूज़ किए जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बोल्ड टेक्स्ट का कार्य क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर HTML में बोल्ड टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए बोल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे टेक्स्ट अपने पास वाले टेक्स्ट की तुलना में गहरा और मोटा हो जाता है। HTML में बोल्ड टेक्स्ट ऐसे लिखा जाता है, जो आप यहाँ पर देखेंगे। जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये साधारण टेक्स्ट है और ये होता है आपका बोल्ड टेक्स्ट, जो यहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है इस टैग से। उसके बाद इसमें एक और टैक्स होता है जो कि होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से किसी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यांश को डिफाइन किया जाता है इसकी सहायता से। और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में शब्दों को अपने पास वाले शब्दों की तुलना में गहरा और मोटा कर देता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग, जो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और अगला टैक्स होता है। अब देखो इटैलिक टैक्स का काम क्या होता है कि इसमें जब भी हम इस HTML में इटैलिक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके शब्द होते हैं वो कुछ तिरछे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला टैक्स है आपका एम्फेसाइज टैक्स है। इसमें क्या होता है कि जो आपके शब्द होते हैं शब्दों को तिरछा किया जाता है, लेकिन एक एम्फेसाइज टेक्स्ट का महत्व इटैलिक टेक्स्ट से ज़्यादा है। यानी कि जो आपका एम्फेसाइज टैक्स होता है वो जो आपका इटैलिक टेक्स्ट है उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तिरछा कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर अगला टैक्स जो है वो आपका स्ट्राइक थ्रू है, जो कि शब्दांश के बीच में एक ओडी रेखा खींच देता है।
उसके बाद यहाँ पर इस तरह की ये रेखा खींच देता है, यानी कि कुछ अंडरलाइन कर देता है। उसके बाद अंडरलाइन टेक्स्ट है। अब अंडरलाइन के बारे में आपको जानते हुए कि एक अंडरलाइन खींच देता है, जिस तरह से यहाँ पर दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मार्क्ड टेक्स्ट होता है। अब मार्क टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड यानी कि एक कलर से इसे मार्क कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर डिलीटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि ये डिलीट करने के काम आता है, DL इसका टैग होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, जो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। और उसके बाद होता है एक सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ इस तरह से आपके वेब ब्राउज़र में ये शो होगा। उसके बाद यहाँ पर बिगर टेक्स्ट होता है। बिगर टेक्स्ट में कुछ इस तरह का आपका एग्जांपल दिखाई देगा, कुछ बिग तरीके का, और स्मॉल में आपका कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो भी टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। तो उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका HTML में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी कि HTML पेजेस हैं, इमेज लिंकिंग की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से हम HTML में इमेज को इंसर्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे HTML में किस तरह से एक इमेज को इंसर्ट किया जाता है। तो इमेज हमारे वेब पेज को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाती है, और जो भी हमारे रीडर्स होते हैं वो बिना फोटो के साथ बनाए गए वेब पेज की तुलना में फ़ोटो के साथ बनाए गए ब्लॉग को ज़्यादातर पसंद करते हैं। इसलिए HTML इमेज में इमेज एलिमेंट को जोड़ा गया है, यानी कि HTML में हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी जो वेब पेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और इमेज एलिमेंट का उपयोग HTML डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ किया जाता है इसको डिफाइन करने के लिए। और एक इसमें एक एम्प्टी टैग होता है जिसका कोई साथी टैग यानी कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है, यानी कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और एक HTML डॉक्यूमेंट में विभिन्न फॉर्मेट में हम किसी भी प्रकार की यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो आपकी PNG हो सकती है या JPG हो सकती है या आपकी GIF, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, उसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग में इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उस फॉर्मेट को हमें बताना पड़ता है। अब यहाँ पर जब भी हम इमेज को इंसर्ट करेंगे उसका एक सिंटैक्स होता है जो आप यहाँ पर देखेंगे, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी हमने सिंटैक्स दिया है। और इमेज सिंटैक्स में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पहला तो खुद इमेज होता है और दूसरा होता है आपका दूसरा SRC एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद इसमें ओपनिंग HTML टेक्स्ट की तरह ही ये आपका काम करता है आपका SRC एट्रीब्यूट्स। लेकिन इस टैग में SRC एट्रीब्यूट्स बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, और इस एट्रीब्यूट का काम जो होता है वो डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज पाथ होता है उसको डिफाइन करना होता है। यानी कि हम मान लीजिए हमने एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी है, तो आपने अपने कंप्यूटर वगैरह या कहीं भी उस फाइल को सेव किया है, तो उसी का पाथ ढूंढने के लिए कहाँ पर वो सेव है तो उसका यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस इमेज को अपने वेब पेज में जोड़ना चाहते हैं तो उस पिक्चर का फुल URL यानी कि डबल कोटेशन मार्क के भीतर लिखना पड़ता है ताकि इमेज विशेष हमारे डॉक्यूमेंट में डाउनलोड हो सके। ध्यान रखने बात क्या है कि फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, यानी कि इसलिए इमेज का जो नाम है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको रखना है एट्रीब्यूट्स में, क्योंकि ब्राउजर के लिए पिक्चर चाहे तो PNG या PNG और पिक्चर.png दो अलग अलग फाइल हैं। यानी कि आपका जो कहने का मतलब यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल और स्मॉल से, यानी कि यहाँ पर आप स्मॉल देख रहे हैं और यहाँ पर कैपिटल दिख रहे हैं, तो इन दोनों का मतलब जो होता है आपका, जब भी हम फाइल कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग निर्धारित कर देता है। इसके अलावा भी आप इमेज टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इमेज की अन्य विशेषताओं को डिफाइन करते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। जैसे कि इमेज एलिमेंट के साथ कॉमनली यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका SRC होता है। इस एट्रीब्यूट्स का उपयोग इमेज के सोर्स यानी कि URL को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एल्ट होता है,
इस एट्रीब्यूट से इमेज के बारे में बताने के लिए यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद स्टाइल टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट से इमेज पर CSS रूल्स को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद इमेज और हाइट होती है, यानी कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। इनके द्वारा जो इमेज की चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलाइन होता है, इसके द्वारा इमेज अलाइनमेंट को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका बॉर्डर। अब बॉर्डर को बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के साथ डिफाइन किया जाता है। उसके बाद टाइटल होता है, इमेज को टाइटल देने के लिए इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। अब वेब पेज में फोटो जोड़ने का जो तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए HTML कोड को कॉपी करके अपने नोटपैड पर पेस्ट कीजिए। फिर अपने हाथों से इस कोड को टाइप करके HTML को या इतने सेव कर लीजिए, यानी कि HTML.html से सेव करना है, फिर इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का कोड आपको लिखने पड़ेगा इमेज इंसर्ट करने के लिए। अब जब आप ऊपर दिए गए कोड को ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का परिणाम दिखेगा जो हम नीचे दिखाएंगे। हमने इस कोड के माध्यम से एक इमेज को वेब पेज में जोड़ा है और यह इमेज ट्यूटोरियल जो आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरा है कि इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना, उसमें कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में हो गया और अच्छी तरह से आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह से आपको लिखना है। हमें खाली आपको समझाना है कि किस तरह से यहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका यही है कि HTML में टेबल को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में डिलीट करना भी सिखाएंगे और क्रिएट करना भी सिखाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपके क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि HTML में, यानी कि जो आपका HTML होता है उसमें डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं है आपका क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन है। उस यहाँ पर है कि HTML डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार क्रिएट की जाती है, इसके बारे में समझाइए। या फिर पूछेगा आपसे कि HTML में तालिका कैसे बनाएं, तालिका को विभिन्न उपयोग क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। तो HTML में टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग का उपयोग करना पड़ता है और टेबल के अंदर कितने कॉलम और रॉ होंगे यह बताने के लिए हमें कॉलम और यानी कि TR टैग और TD टैग के जरिए यहाँ पर बताना पड़ता है। अब हमें वेब पेज में जिस स्थान पर टेबल दिखाना है वहाँ पर टेबल का कोड लिखना होता है और जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पहले स्टेप्स के माध्यम से यहाँ पर बता देते हैं आपको। पहला स्टेप आप में इसमें HTML टेबल का कोड टेबल से, यानी कि टेबल टैग से शुरू करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है कि टेबल के अंदर TR लिखा जाता है जो कि टेबल रॉ को डिफाइन करता है, यानी कि एक रॉ को डिफाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर TR के अंदर आपको एक TD टैग लिखा जाता है, जहाँ पर TD का मतलब टेबल डाटा, यानी कि जो भी हम उसमें डाटा प्रदान करेंगे वो उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करेगा। उसके बाद टेबल के अंदर डेटा को TD और TD के बीच लिखा जाता है, यानी कि जो दोनों टैग हैं इनके क्लोजिंग और ओपनिंग टैग हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो भी टेबल का डेटा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और जितने भी कॉलम हमें बनाने हैं हमें उतनी बार TD का यहाँ पर TD टैग का यूज़ करना पड़ता है और जितने रॉस बनाने हैं उनके लिए यहाँ पर TR एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि हमें हर टैग की क्लोजिंग भी करनी है, यानी कि हमें हर टैग के बाद यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी लगानी बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करेंगे, टेबल टैग का। उसके बाद यहाँ पर TR, यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर TD टैग का इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी हम डाटा रखेंगे वो इस टेबल के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से इसे ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार से जो भी डाटा है हम जितनी भी प्रकार यहाँ पर टेबल में रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक टेबल बन चुकी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि HTML में बॉर्डर कैसे लगाएं। तो यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग करना होता है और इस एट्रीब्यूट को टेबल के अंदर लिखना पड़ता है और इसकी जो वैल्यू होती है जितनी ज़्यादा रखेंगे बॉर्डर की मोटाई भी और उतनी अधिक होगी। इसे एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं टेबल बॉर्डर का यहाँ पर टैग का यूज़ किया है और एक एट्रीब्यूट्स है जो कि आपका टेबल का बॉर्डर यहाँ पर डिसाइड करने के, डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है
टेबल के यहाँ पर लाभ और हानि के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए इसके लाभों के बारे में टेबल के, तो पहला जो लाभ होता है ना इसमें कि वेब पेज पर विभिन्न इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करने के लिए टेबल्स एक सुविधाजनक तरीका होता है। यानी कि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो जो टेबल होता है वो एक अच्छा तरीका होता है। और दूसरा पॉइंट आप यह लिख सकते हैं कि वेब पेज के विभिन्न भागों की बैकग्राउंड पर रंगों का प्रयोग करने के लिए टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला है, टेबल की कुछ सीमाएं भी होती हैं कि HTML में प्रयोग जितने भी हम टेबल्स के प्रयोग करते हैं सभी फीचर्स को सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी कि जो भी हम टेबल में जितने भी फीचर्स अप्लाई करते हैं कई सारे ब्राउज़र्स ऐसे होते हैं कि वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। टेबल को लोड करते समय अक्सर ब्राउज़र पर वेब पेज की लोडिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा धीमी भी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट यह लिख सकते हैं कि टेबल को लोड करते समय अक्सर ब्राउज़र्स पर टेबल के कंटेंट्स जो होते हैं तब तक प्रदर्शित नहीं होते हैं, यानी कि जब तक पूरे दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि पूरा जो वेब पेज है वो अच्छी तरह से लोड नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। और इस टॉपिक को हम आज ही पढ़ा देते हैं और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आखिर में क्या होती है। तो भाई यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्लाइंट की डिवाइस के ब्राउज़र के अंदर स्क्रिप्ट जैसे कि जावा स्क्रिप्ट को रन किया जा सकता। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट की डिवाइस के अंदर रन किया जा सके। इसमें सर्वर से कनेक्टेड हुए बिना स्क्रिप्ट को ब्राउज़र के द्वारा रन किया जा सकता है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ब्राउज़र लोकल कंप्यूटर में कोड को डाउनलोड करता है और सर्वर के बिना इस कोड को आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसके कारण क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ब्राउज़र पर निर्भर हो जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग मुख्य रूप से डायनामिक यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स के लिए किया जाता है और इसमें एक पुल डाउन मेन्यू और एक नेविगेशन टूल एनिमेशन बटन जैसे कई एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। और जावा स्क्रिप्ट एक महत्वपूर्ण क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा होती है जिसका उपयोग डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करता है। अब जावा स्क्रिप्ट के द्वारा लिखे जाने वाले जितने भी प्रकार के स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड पर रन करती हैं, इसमें से जो स्क्रिप्ट होता है उसे HTML में जोड़ा जाता है या किसी एक्सटर्नल फाइल में स्टोर किया जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग कुकीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है जो यूज़र के कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करके रखती हैं। आज के समय में यह स्क्रिप्टिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है और क्योंकि इसमें जो लिखना होता है काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और जेक्वेरी भी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बेस्ड वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पर ये इसका एग्जांपल होता है, ये जावा स्क्रिप्ट है और ये PHP स्क्रिप्ट है। इसके बाद इसके कुछ प्रकार भी होते हैं जैसे कि HTML के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद CSS के बारे में आपको अच्छी तरह से बता देंगे। ये सब क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसके बारे में। तो जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो कोड बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की एक ऐसी तकनीक है जो सर्वर साइड पर सॉफ्टवेयर चला सकती है। यानी कि सरल शब्दों में कोई भी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग जो वेब सर्वर पर चल सकती हैं उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के नाम से जाना जाता है। वेबसाइट एडजस्टमेंट, वेबसाइट मटेरियल में डायनामिक परिवर्तन, उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, डेटाबेस तक पहुंच और आदि जैसे ऑपरेशन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर किए जाते हैं। अब इन दोनों के बारे में बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी क्या होती हैं। इन दोनों में अंतर के बारे में समझ लेते हैं, इनमें ज़्यादातर अंतर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोनों के अंतर के बारे में आखिर में क्या होता है। तो एक तरफ है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एक तरफ आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का सोर्स कोड यूज़र को दिखाई देता है, लेकिन जो सर्वर साइड होती है उसमें जो सोर्स कोड होता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मुख्य कार्य होता है वो एंड यूज़र को रिक्वेस्ट आउटपुट प्रदान करता होता है
और जो सर्वर साइड होती है इसका मुख्य कार्य डेटाबेस में मैनिपुलेट करना होता है। उसके बाद यह क्लाइंट साइड सर्वर में यह यूज़र के ब्राउज़र पर निर्भर हो जाता है, लेकिन सर्वर साइड में यह यूज़र पर निर्भर होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में यह यूज़र के कंप्यूटर पर चलता है, लेकिन जो आपका सर्वर साइड होता है वो वेब पेज पर रन होता है। और जो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी प्रदान नहीं करता है, लेकिन जो आपका सर्वर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसमें आपको क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सर्वर साइड होती है उसमें आपका PHP, पाइथन, जावा, रूबी का आदि तक यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग में इसमें सर्वर के साथ इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो आपका सर्वर साइड होता है उसमें आपको सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपकी क्लाइंट साइड होती है यह सर्वर की प्रोसेसिंग यूनिट पर लोड को कम करती है, और जो आपकी सर्वर होती है वो सर्वर पर प्रोसेसिंग को लोड को बढ़ाता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आपके करीब यहाँ पर हमने 9 क्वेश्चंस करा दिए हैं अच्छी तरह से, और जो आपका बकाया है वो आपको अगले पार्ट में हम अच्छी तरह से समझा देंगे। और PDF नोट्स आपको जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।